हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीनियस आईएएस। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की सीरीज़ कर रहे हैं हम। 6 लेक्चर कर चुके हैं सीरीज़ में हम ऑलरेडी, जो हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है जीनियस आईएएस के। ये 7th लेक्चर है इस सीरीज़ में। इन सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है ये यूपीएससी, एचसीएस, यूपी पीसीएस और स्टेट पीसीएस के लिए। तो स्टार्ट करते हैं 7th लेक्चर इस सीरीज़ का। अभी तक जितने भी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हुए हैं इंडिया में, वो सारे के सारे हम कर चुके हैं अर्ली सीरीज़ में, स्टार्टिंग फ्रॉम लॉर्ड वारन हास्टिंग टू लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ये फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे और ये लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। इसके बाद एक चार्टर एक्ट आया 1833 का, और लॉर्ड विलियम बेंटिंक को ही फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। उसके बाद बनने वाले ये सारे गवर्नर जनरल हैं जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने, और लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो बने वो थे लॉर्ड कैनिंग। अर्लियर जितने भी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हुए, उनके टाइम पे जो भी इम्पोर्टेंट इवेंट हुए हैं वो सारे के सारे हम प्रीवियस सीरीज में कवर कर चुके हैं। इस सीरीज से हम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को स्टार्ट करेंगे। एक बार हम थोड़ा सा रिवाइंड कर लेते हैं उसमें कि जो ये सिस्टम है गवर्नर जनरलशिप का, 1772 तक क्या होता था, गवर्नर ऑफ बंगाल होता था, साथ में उसके गवर्नर ऑफ मद्रास भी होता था और गवर्नर ऑफ बॉम्बे होता था। ये तीनों गवर्नर्स के पास इक्वल पावर होती थी, और ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो इंग्लैंड में बैठते थे, उनको ये अपना जो भी कंपनी के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी रिपोर्ट जो है वो इन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को करते थे। देन 1773 से क्या हुआ, एक सेंट्रलाइज सिस्टम स्टार्ट हुआ, और ये गवर्नर ऑफ बंगाल थे, इनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। आई रिपीट, जो गवर्नर ऑफ बंगाल थे उनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया, और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के नीचे सबऑर्डिनेट कर दिया गया गवर्नर ऑफ मद्रास को और गवर्नर ऑफ बॉम्बे को। बेसिकली ये एक सेंट्रलाइज सिस्टम बनाने की कोशिश की जा रही थी इंडिया में, और ये सेंट्रलाइज सिस्टम फिर डायरेक्टली रिपोर्ट करता था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर रिपोर्ट करता था ब्रिटिश पार्लियामेंट को। 1773 में इस पोस्ट का नाम बदला गया, गवर्नर ऑफ बंगाल से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रख दिया गया। देन 1833 तक ऐसा ही चला, और 1833 में फिर एक चार्टर एक्ट आया और इस पोस्ट का नाम फिर से बदल दिया गया और इसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। और सेम गवर्नर ऑफ मद्रास और गवर्नर ऑफ बॉम्बे, वो दोनों इसके सबऑर्डिनेट थे। ठीक है, अब ये सिस्टम हम पढ़ेंगे आज से कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में कौन कौन से गवर्नर जनरल हुए और उनके टाइम पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट हुए। ये सारे के सारे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हमें पढ़ने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हम लॉर्ड विलियम बेंटिंक तक पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद आने वाले 2 गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, लॉर्ड मेटकैफ एंड लॉर्ड ऑकलैंड। इन तीनों के टाइम पे एक इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ था, एक रिपोर्ट आई थी जिसको बोलते हैं एडम्स रिपोर्ट। ठीक है, तो बेसिकली पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि एडम रिपोर्ट किस पे आई थी, तो ये एजुकेशन पे आई थी। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन बन गया। अभी एडम रिपोर्ट में था क्या, बेसिकली ये विलियम एडम्स नाम का एक पर्सन था जो एक क्रिश्चियन प्रीस्ट था स्कॉटलैंड का। वो इंडिया आया, इंडिया में रहा। 1818 में वो इंडिया आया था, लगभग 27 साल तक यहाँ पे रहा। राजा राम मोहन राय के कॉन्टेक्ट में आया वो, दोनों ने एक दूसरे को इन्फ्लुएंस किया। इसके बाद वो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के कॉन्टेक्ट में आया। कौन? विलियम एडम जब इनके कॉन्टेक्ट में आया तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होते थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक, तो इन्होंने इनके नाम से एक कमेटी बनाई, एडम्स कमेटी। उस एडम्स कमेटी को रिपोर्ट देना था स्टेट ऑफ एजुकेशन इन बंगाल और बिहार में कैसा चल रहा है, उसके ऊपर इनको एक रिपोर्ट बना के देनी थी। वो रिपोर्ट इन्होंने बना के दी, और उसी रिपोर्ट को बोला जाता है एडम्स रिपोर्ट। ये एक रिपोर्ट नहीं थी, 3 सीरीज की रिपोर्ट थी जो 1835 से 1838 के बीच में दी गई। तो ये 3 डिफरेंट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे जिस टाइम पे ये 3 रिपोर्ट दी गई, एडम्स रिपोर्ट। आपको बेसिकली जो इन्फॉर्मेशन ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है कि एडम रिपोर्ट किसके लिए आई थी, कौन से टाइम पीरियड पे आई थी, और एक ये कि कितनी रिपोर्ट आई थी, 3 रिपोर्ट आई थी एडम्स रिपोर्ट में। देन नेक्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो हुए वो थे लॉर्ड मेटकैफ। लॉर्ड विलियम बेंटिंक को हम प्रीवियस क्लास में कवर कर चुके हैं। लॉर्ड मेटकैफ के टाइम पे क्या हुआ, इनके टाइम पे जो सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ, जो इनको माना जाता है लिबरेटर ऑफ प्रेस। इन्होंने एक प्रेस लॉ पास किया जिससे जितनी भी वर्नाकुलर प्रेस थी, जो लोकल न्यूज़पेपर थे, लोकल मैगजीन्स होते थे, उन पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे लॉर्ड मेटकैफ के आने से पहले। उन सभी रिस्ट्रिक्शंस को इन्होंने हटा दिया, प्रेस एक्ट लेके आई ये, और उस प्रेस एक्ट से इन सभी
जितनी भी रिस्ट्रिक्शन लगी हुई थी वर्नाकुलर प्रेसेस पे उन सबको हटा दिया। तो इनको माना जाता है लिबरेटर ऑफ प्रेस इन इंडिया। ये मल्टीपल एग्जाम्स में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, हु वाज द लिबरेटर ऑफ प्रेस। तो लॉर्ड मेटकेफ वाज द लिबरेटर ऑफ प्रेस और 1935 में ये प्रेस एक्ट लेके आई थी। देन इनके टाइम पे क्या हुआ, एक पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग होता था इंडिया में जो पुराने टाइम का है, उसको रीडिस्कवर किया गया था। तो पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग किसके टाइम पे रीडिस्कवर किया गया, अगर ये पूछा जाए तो लॉर्ड मेटकेफ के टाइम पे। ये पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग को हम आर्ट एंड कल्चर में पढ़ेंगे बाकी डिटेल में, लेकिन आप अभी के लिए इतना ध्यान रख लीजिए, पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग को 2 स्कूल्स में डिवाइड किया जाता है, एक कांगड़ा स्कूल और एक थंका पेंटिंग। तो ये जो थंका पेंटिंग है ये लद्दाख में पाई जाती है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है मल्टीपल पीसीएस एग्जाम्स में, ठीक है। और कांगड़ा जो है, कांगड़ा वैली है हिमाचल प्रदेश में। मैंने ये भी बताया था कि ये कांगड़ा वैली टी के लिए फेमस है, चाय के लिए, तो हिमाचल प्रदेश में है ये। तो कांगड़ा स्कूल जो है ये राजा संसार चंद के अंडर में फ्लरिश हुआ था। जिस टाइम पे ये स्कूल फ्लरिश हुआ इंडिया में पेंटिंग का, कांगड़ा स्कूल, उस टाइम पे राजा संसार चंद वहाँ के राजा थे। तो ये 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको याद रखनी है पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग के बारे में। लॉर्ड मेटकेफ के टाइम के आपको यही 2 मेन इवेंट ध्यान रखने हैं। देन नेक्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो हुए वो थे लॉर्ड ऑकलैंड। लॉर्ड ऑकलैंड के टाइम पे क्या हुआ, फर्स्ट अफगान वॉर हुआ। फर्स्ट अफगान वॉर हुआ था 1836 से 1842। बेसिकली ये अफगान वॉर क्यों हुआ था, क्योंकि अगर हम देखें कि अगर ये हम इंडिया माने और ये अफगान उस टाइम का, तो यूएसएसआर जो है, यूएसएसआर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा था। ये पूरा ऊपर यूएसएसआर था, उसके नीचे चाइना। यूएसएसआर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा था और वो अफगानिस्तान के रास्ते, ब्रिटिशर्स को लगता था कि वो अफगानिस्तान के रास्ते इंडिया में एंटर कर सकते हैं। तो इंडिया में जो हमारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली चल रही है वो उसके लिए खतरा बन सकते हैं। इसलिए वो चाहते थे कि हम अफगान को भी अपने अंडर में ले लें और उनको यहीं पे रोक दें। तो इसलिए ये फर्स्ट अफगान वॉर हुआ था, जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अफगान के रूलर दोस्त खान, मोहम्मद दोस्त खान, उसको हरा दिया था। देन नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट इवेंट आपको याद रखना है लॉर्ड ऑकलैंड के टाइम का, वो था ईडन गार्डन बना था। ईडन गार्डन ये एक स्टेडियम है कोलकाता में। तो ये ईडन गार्डन के का जो नाम है उन्होंने अपनी सिस्टर के नाम पे रखा था। ईडन जो है वो सिस्टर थी लॉर्ड ऑकलैंड की। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कई बार। देन अब हम बाकी वॉर्स को भी रिवाइज कर लेते हैं। ये फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर था। इससे पहले 2 फॉरेन वॉर और भी हो चुके थे, जिनमें पहला फॉरेन वॉर जो था वो था एंग्लो नेपालीज वॉर। इसको सिंपल नेपाल वॉर भी बोल देते हैं। ये हुआ था 1814 से 1816, ठीक है। इसमें ट्रीटी ऑफ सोगाली हुई थी 1816 में। ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। और किसके टाइम पे हुआ था ये भी ध्यान रखना है। लॉर्ड हास्टिंग उस वक्त गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, तब ये हुआ था। देन बर्मीज वॉर हुआ, फर्स्ट बर्मीज वॉर, सेकंड बर्मीज वॉर भी होगा। सो फर्स्ट बर्मीज वॉर हुआ था 1824 से 1826 के बीच में। ट्रीटी ऑफ यंदाबू हुई थी 1826 में, और उस टाइम पे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे लॉर्ड एमरेस्ट। आपको इन वॉर्स के बारे में बस यही 3 इन्फॉर्मेशन याद रखनी है। कब हुआ, कौन से ईयर में, मतलब कौन से ईयर में हुआ, अगर कोई ट्रीटी हुई तो उस ट्रीटी का क्या नाम था और वो कौन से ईयर में हुई, और कौन गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल या गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था जब ये वॉर लड़े गए, ठीक है। तो अभी तक हम 3 पढ़ चुके हैं, फर्स्ट अफगान वॉर, इंडो नेपालीज वॉर और बर्मीज वॉर। लॉर्ड ऑकलैंड के बारे में बस इतनी इन्फॉर्मेशन है, ये सफिशिएंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देन नेक्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हम लोग पढ़ेंगे, वो है लॉर्ड इलनबर्ग। लॉर्ड इलनबर्ग के बारे में जो एक चीज़ फेमस ये है कि जो इंडो अफगान वॉर स्टार्ट हुआ था, बेसिकली इंडो अफगान वॉर जो है लॉर्ड ऑकलैंड के टाइम पे स्टार्ट हुआ था, लेकिन ये इस वॉर को कंक्लूड नहीं कर पा रहे थे। तो इसलिए इनको गवर्नर जनरलशिप की पद से हटा दिया गया था और नए गवर्नर जनरल बन के आए थे इंडिया में लॉर्ड एलनबर्ग। लॉर्ड एलनबर्ग ने इस वॉर को कंप्लीट किया था और दोस्त मोहम्मद खान जो थे, जो वहाँ के रूलर थे अफगान को, उनको हरा दिया था और फिर उन्हीं को दोबारा से गद्दी पे बैठा दिया था कि आप रूल करो, लेकिन अब आप पपेट हो एक तरह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नीचे। जैसा हम बोलेंगे आपको वैसा ही करना पड़ेगा। देन सेकंड जो इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ इनके टाइम पे वो था एनेक्सेशन ऑफ सिंध 1843 में। एक फैक्ट है, इसको आप याद रखना है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। देन सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट जो इनके टाइम पे था वो था अबोलिशन ऑफ स्लेवरी। ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम पूछा जा चुका है एग्जाम्स में, किस अबोलिशन ऑफ स्लेवरी किसके टाइम पीरियड में हुआ था। तो उस टाइम पे इंडिया के गवर्नर जनरल जो थे वो थे लॉर्ड एलनबर्ग। इसका टाइम पीरियड भी आपको ध्यान रखना है, 1844 में ये अबोलिशन ऑफ स्लेवरी हुआ था। देन नेक्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आई लॉर्ड हार्डिनेज। लॉर्ड हार्डिनेज के टाइम पे हुआ फर्स्ट सिख वॉर। पहला जो सिख वॉर हुआ था वो हुआ 1845 से 1846 के बीच में।
इसमें ट्रीटी हुई, ट्रीटी ऑफ लाहौर 1846 में, और जो सिख एम्पायर है उसने अपनी सॉवरेनिटी को ख़त्म कर दिया। मतलब उन्होंने जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका स्वामित्व जो है उसको एक्सेप्ट कर लिया था। सॉवरेनिटी का मतलब होता है सेल्फ रूल। सो का मतलब सेल्फ, रिन का मतलब रूल, सेल्फ रूल। जैसे जब हम इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है इंडिया इज ए सोवरेन सेकुलर सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री। इन सब का क्या मतलब होता है वो हम पॉलिटी की लेक्चर सीरीज में करेंगे, लेकिन ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको इस सीक्वेंस में बताना होता है। ये हमारे प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का जो हमारा प्रीएम्बल है उसमें लिखा हुआ है दैट इंडिया इज ए सोवरेन सेकुलर सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री। ठीक है, तो सोवरेन का मतलब यहाँ पे भी वही है, सेल्फ रूल। देन इनके टाइम पे एक इंपॉर्टेंट इवेंट और हुआ था जिसमें इन्होंने प्रोहिबिट किया था फीमेल इन्फेंटिसाइड को और ह्यूमन सेक्रीफाइस को। कहाँ पे? गोंड ट्राइब, ये एक ट्राइब ग्रुप था, गोंड था क्या, ये अभी भी है गोंड ट्राइब, ये सेंट्रल इंडिया के ट्राइबल ग्रुप्स हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये गोंड जो है वह सेंट्रल इंडिया का ट्राइबल ग्रुप है, क्योंकि एग्जाम्स में आपको क्या होगा, एक तरफ डिफरेंट ट्राइब ग्रुप गिवन होंगे और एक तरफ वो कहाँ पे लाई करते हैं इंडिया में वो गिवन होगा। तो आपको मैच करना आ जाता है कि कौन सा ग्रुप इंडिया में कहाँ पे लाई करता है। तो गोंड जो है वो सेंट्रल इंडिया में लाई करते हैं, बेसिकली एमपी, झारखंड, छत्तीसगढ़, इस वाले रीजन में ये लोग लाई करते हैं। तो ये 3 इंपॉर्टेंट इवेंट आपको याद रखने हैं लॉर्ड हार्डिनेज के बारे में। देन नेक्स्ट, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके टाइम पे मल्टीपल इवेंट्स हुए हैं। पहला इवेंट तो क्या हुआ, इन्होंने अबोलिश कर दिया टाइटल एंड पेंशन। किसके टाइटल एंड पेंशन अबोलिश किए? बेसिकली ब्रिटिशर्स क्या करते थे, कोई भी किंग जो उनकी सोवरेनिटी को स्वीकार कर लेता था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रभुत्व को स्वीकार कर लेता था, उसको एक टाइटल दे देते थे और एक पेंशन दे देते थे। पेंशन से उसका गुजारा चलता रहता था और टाइटल उसको जस्ट नाम का टाइटल दे देते थे वो लोग खुश रखने के लिए। तो ये पेंशन और टाइटल का जो सिस्टम चला आ रहा था बेसिकली ये इसको अबोलिश किया। इसको अबोलिश इसलिए किया गया क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो खर्चा है वो काफ़ी बढ़ गया था। उस खर्चे को कम करना चाह रहे थे लॉर्ड डलहौजी। तो सबसे पहला उन्होंने काम यही किया कि जितने भी किंग्स, कोई भी थे, जो भी प्रीवियस किंग्स थे, उनको जो भी टाइटल दिए गए थे, जो भी पेंशन दिया गए थे, वो सारे उन्होंने अबोलिश कर दिए कि आगे से किसी को कोई भी पेंशन नहीं दी जाएगी और कोई भी टाइटल नहीं दिया जाएगा। देन सेकेंड इंपॉर्टेंट इवेंट जो इनके टाइम पे हुआ वो था सिख वॉर। फर्स्ट सिख वॉर हमने पढ़ा था, लॉर्ड हार्डिनेज के टाइम पे हुआ था और ट्रीटी ऑफ लाहौर के साथ वो खत्म हुआ था। और इसके बाद जो सिख एम्पायर है उसने अपनी सॉवरेनिटी को लूज कर दिया था। अब वो सोवरेन नहीं थे, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नीचे थे। लेकिन सेकंड जो सिख वॉर हुआ वो हुआ 48 से 49, ये डेट गलत है इसको सही कर लेना, 48 से 49। इसमें क्या हुआ, एनेक्स कर लिया उन्होंने पंजाब को कंप्लीटली अपने अंडर में ले लिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। तो अगर क्वेश्चन आए एग्जाम में एनेक्सेशन ऑफ पंजाब कब हुआ, 1849 में, किसके टाइम पीरियड पे हुआ, तो उस वक्त गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो थे वो लॉर्ड डलहौजी थे। नेक्स्ट देखते हैं लॉर्ड डलहौजी का जो एक और इम्पोर्टेंट इवेंट था वो था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ऐसा ही हमने पढ़ा था लॉर्ड रिचर्ड्स वेलेस्ली का सब्सिडरी अलायंस सिस्टम। ये दोनों सब्सिडरी अलायंस और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और कुछ नहीं थे, जो एक्सपेंशन करना चाह रही थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने एम्पायर को। तो एक्सपेनिस्ट पॉलिसी थी ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो ऐसे ही सब्सिडरी अलायंस था जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में कर चुके हैं। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में क्या था, एक तो आपको ये ध्यान रखना है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसके टाइम पे आया, लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे आया। ठीक है, दूसरा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में क्या था, जितने भी किंग थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में, वो किंग अगर किसी भी लीगल एयर के बिना अगर वो मर जाते थे, मतलब अगर उनका कोई बेटा नहीं होता था, कोई सन नहीं होता था और उनकी डेथ हो जाती थी, तो उस किंगडम को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने अंडर में ले लेती थी, उसको एनेक्स कर लेती थी। ये बेसिक सिस्टम था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का। इसके अंतर्गत इन्होंने मल्टीपल स्टेट्स को अपने अंडर लिया। सतारा को 48 में, जीतापुर को 49 में, संबलपुर को 49 में, बागत को 50 में, उदयपुर को 52 में, झांसी को 53 में और नागपुर को 54 में। ये सारे के सारे आपको याद रखने हैं क्योंकि ये आपको एग्जाम में एक तरफ ये किंगडम दिए जा सकते हैं और एक तरफ ये, और आपको मैच करना पड़ सकता है कि किस किंगडम को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत कौन से ईयर में एनेक्स किया गया था।
दूसरा क्वेश्चन ये आ सकता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि पहला किंगडम कौन सा था जो डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट के अंडर में एनेक्स किया गया था, तो वो था सतारा। सिमिलरली हमने जब देखा था लॉर्ड रिचर्ड वेलेस्ली के अंडर में सब्सिडरी अलायंस में पहला स्टेट जो ज्वाइन करने वाला था सब्सिडरी अलायंस को, दैट वाज हैदराबाद। देन लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इवेंट था वो था बर्मीज वॉर, ठीक है। इससे पहले हमने फर्स्ट बर्मीज वॉर पढ़ा था, तो अभी आ गया सेकंड बर्मीज वॉर। तो आपको ध्यान रखना है सेकंड बर्मीज वॉर जो हुआ था वो 1852 में हुआ था। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, जितने भी फॉरेन वॉर हो चुके हैं हम उनको ऐड करते जाएंगे। जितनी बार भी एक फॉरेन वॉर आएगा नेक्स्ट, तो हम प्रीवियस को उसके साथ करते जाएंगे ताकि आपको वो याद रहे। तो जो फर्स्ट फॉरेन वॉर हुआ था ब्रिटिश कंपनी का, वो था एंग्लो नेपाल वॉर, ठीक है। 1814 से 1816 हुआ था, के बीच में हुआ था ये, 1814 से 1816, ठीक है। तो इसके बाद एक ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ सुगाली, लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पे हुआ था ये। देन बर्मीज वॉर हुआ पहला 1824 से 1826, ट्रीटी ऑफ यांदाबो के साथ ये खत्म हुआ 1826 में, और ये हुआ था लॉर्ड एमरेस्ट के टाइम पे। देन फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर हुआ था, हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, लॉर्ड ऑकलैंड के टाइम पे ये लड़ा गया था 1836 से 1842, और हमने ये भी देखा था लॉर्ड ऑकलैंड इसको खत्म नहीं कर पाए थे, तो लॉर्ड इलनबार्ग आए थे 1842 में, तब जाके उन्होंने इस वॉर को एंड किया था। तो इसी सीरीज में हमने एक वॉर और कर लिया है, बर्मीज वॉर, जो 1852 में लड़ा गया था, और किसके गवर्नर जनरलशिप के टाइम पे लड़ा गया था, वो है लॉर्ड डलहौजी, उस वक्त गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इवेंट जो हुआ था लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे, वो था चार्टर एक्ट का आना। एक नया चार्टर एक्ट आया था इनके टाइम पे 1853 का। ये जो हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर्स में कि 4 चार्टर एक्ट आए थे। चार्टर एक्ट कुछ नहीं थे, ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए ये चार्टर एक्ट बनाती थी। तो पहला चार्टर एक्ट आया था 1793 में। इस टाइम पे जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे वो थे जॉन शोर, ये हमने पहले भी पढ़ा था, ठीक है। देन सेकंड जो आया था 1813 में, इसमें जो इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ था उसमें क्या हुआ था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली थी ट्रेड करने की इंडिया में, उसको अबोलिश कर दिया गया था, खत्म कर दिया गया था। मतलब अब कोई भी ब्रिटिश कंपनी आके इंडिया में ट्रेड कर सकती थी। देन 1833 में क्या हुआ था, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे उनको अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया था। ये इंपॉर्टेंट इवेंट था। अब नेक्स्ट आया 1853। अच्छा, 1833 में एक चीज और भी हुई थी, जो कंपनी थी उसकी जो कमर्शियल एक्टिविटी थी उसको खत्म कर दिया गया था, और कंपनी को पॉलिटिकल एक्टिविटी जो थी सिर्फ वही रखी गई थी। अब कंपनी टोटली एक पॉलिटिकल बॉडी की तरह एक्ट कर रही थी। जो कमर्शियल फंक्शन था या कमर्शियल एक्टिविटी थी वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो एंड कर दी थी 1833 में, ठीक है। अब जो लास्ट इस सीरीज में चार्टर एक्ट आया वो आया 1853 का। इसमें क्या हुआ वो देखते हैं। अभी तक हमने ये देखा था कि जो गवर्नर जनरल होता था, जो भी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल या गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, उसके पास एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी जो उसको असिस्ट करती थी। लेकिन चार्टर एक्ट 1853 में क्या हुआ, एक नई लेजिस्लेटिव काउंसिल बना दी गई 6 मेंबर की, उसको असिस्ट करने के लिए। तो पहली बार लॉ मेकिंग को एक स्पेशल सब्जेक्ट बना के इंट्रोड्यूस किया गया, और उसको बनाने के लिए, लॉ बनाने के लिए एक लेजिस्लेटिव काउंसिल दी गई गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंडर। इस लेजिस्लेटिव काउंसिल का काम यही होता था कि जो भी लॉ बनेंगे इंडिया में अब से आगे, वो ये लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाएगी। इसमें 4 मेंबर होते थे, 6 मेंबर होते थे इसमें। 6 में से जो 4 मेंबर होते थे वो डिफरेंट प्रोविंसेस से होते थे, लोकल प्रोविंस से। तो फर्स्ट टाइम इंडिया में लोकल रिप्रेजेंटेशन जो आया था वो चार्टर एक्ट 1853 से आया था। आपको ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी 4 जगह से वो लोकल रिप्रेजेंटेशन लिया गया था, ये मद्रास, बॉम्बे, आगरा एंड बंगाल। आई रिपीट, मद्रास, बॉम्बे, आगरा एंड बंगाल, इन 4 जगह से लोकल रिप्रेजेंटेशन में लोकल पीपल चुन के नहीं आते थे, ये ध्यान रखना है आपको। यहाँ से लोकल जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एडमिनिस्ट्रेटिव जो पर्सन होते थे वो चुन के आते थे इस लेजिस्लेटिव काउंसिल में। इंडियन का रिप्रेजेंटेशन अभी नहीं आया है। इंडियन जो पर्सन थे उनका रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट होगा 1861 के काउंसिल एक्ट में। तो ये आपको ध्यान रखना है। लोकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब था कि जो ब्रिटिश लोकल रहते थे वहां पे डिफरेंट प्रोविंसेस में, वो चुन के आते थे, और इंडियंस को जो चुना गया था लेजिस्लेटिव काउंसिल में वो 1861 में चुना गया था। तो ये लेजिस्लेटिव काउंसिल जो बनाई गई थी, इसका दूसरा नाम रखा गया इंडियन या सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, और इसको मिनी पार्लियामेंट भी बोला गया। और लेजिस्लेशन को पहली बार एक सब्जेक्ट की तरह देखा गया,
ठीक है। और चार्टर एक्ट 1853 के आने से एक इवेंट और हुआ कि जो कंपटीशन एग्जाम होता था इंडियन सिविल सर्विसेज के लिए, उसको ओपन कर दिया गया। इससे पहले हमने देखा था 1833 के एक्ट में भी ये कोशिश की गई थी कि इंडियन सिविल सर्विसेज का जो एग्जाम होता है उसको ओपन कर दिया जाए सबके लिए, लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने अपोज कर दिया था। तो उनके अपोज करने के बाद 1833 में इस प्रोविजन को छोड़ दिया गया था। लेकिन 1853 का एक्ट जब आया तो इस प्रोविजन को दोबारा से इंट्रोड्यूस कर दिया गया और फाइनली इसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया गया। इसके बाद एक कमेटी बनाएगी जिसको बोलते हैं लॉर्ड मैकेले कमेटी। ये लॉर्ड मैकेले का हमने पहले भी पढ़ा था मैकेले माइन्यूट के नाम से। ये मैकेले माइन्यूट जो थे 1835 में आए थे और लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने ये कमेटी बनाई थी जिसका हेड बनाया था उन्होंने लॉर्ड मैकेले के, और उन्होंने जो रिपोर्ट दी थी उस रिपोर्ट का नाम था मैकेले मिनट। मैकेले मिनट जो थी वो एजुकेशन के लिए रिपोर्ट थी, ये आपको ध्यान रखना है। देन उसके बाद एक और कमेटी बनाई गई मैकेले कमेटी। ये इंडियन सिविल सर्विसेज के लिए बनाई गई थी कि इंडियन सिविल सर्विसेज में क्या क्या रिफॉर्म किए जा सकते हैं, उसके लिए ये कमेटी बनाई गई थी। तो मैकेले की दो कमेटी है, मैकेले माइन्यूट जो एजुकेशन से रिलेटेड है, जिसमें उन्होंने डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी दी थी। ये थ्योरी हमने पढ़ी थी क्या था, ठीक है। और अब ये एक और कमेटी आ गई मैकेले कमेटी जो इंडियन सिविल सर्विसेज के लिए बनाई गई थी 1854 में। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन डाला गया, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है आपको। और लोकल रिप्रेजेंटेशन को इंडियन रिप्रेजेंटेशन से कंफ्यूज मत करना। इंडियन रिप्रेजेंटेशन आगे आएगा जब काउंसिल एक्ट आएगा 1861 का। अभी सिर्फ लोकल रिप्रेजेंटेशन डाला गया था और ये लोकल रिप्रेजेंटेशन में ब्रिटिशर्स ही आते थे जो चुन के आते थे। नेक्स्ट लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर जो इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ वो था इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे। रेलवे को इंट्रोड्यूस किया गया और 32 किलोमीटर की रेलवे लाइन बनाई गई बॉम्बे और थाने के बीच में। ईयर इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना, और कहां से कहां तक चली थी ये भी ध्यान रखना। देन 1852 में लॉर्ड डलहौजी ने ही पहली बार इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया इंडिया में। और 1854 में कलकत्ता से आगरा के लिए पहली टेलीग्राफ लाइन बिछाई गई। देन 1853 में इन्होंने पोस्टल सिस्टम को स्टार्ट किया और रिक्रूटमेंट जो था सिविल सर्वेंट्स का उसको ओपन कर दिया गया 1853 के चार्टर एक्ट से। ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। देन इनके टाइम पे विडो रीमैरिज एक्ट पास हुआ 1856 में। ये भी लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे हुआ था, ठीक है। इससे पहले हमने देखा था सती प्रथा बैन की थी, ऐसे ही 1829 में वो बैन की थी लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो विडो रीमैरिज एक्ट को बैन करवाने में जो हेल्प की थी वो राजा राम मोहन राय ने की थी। और उसके बाद इनके बाद ईश्वर चंद विद्यासागर। ईश्वर चंद विद्यासागर का नाम ज्यादा प्रोमिनेंटली लिया जाता है इस इवेंट के लिए एज कम्पेयर टू राजा राम मोहन राय। तो जुलाई 1856 में जो मैंने आपको बताया था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव काउंसिल होती थी, इस लेजिस्लेटिव काउंसिल के एक सदस्य थे जेपी ग्रांट। इन्होंने इस एक्ट को इंट्रोड्यूस किया था पार्लियामेंट में इस लेजिस्लेटिव काउंसिल में, और ये एक्ट पास होके बन गया था 1856 में उसी ईयर। देन संथाली, ये संथाली भी एक ट्राइब है, जैसे हमने गोंड ट्राइब किया था वैसे ही ये संथाली ट्राइब है। ये भी मेनली वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड इस वाले एरिया में रहते हैं संथाल ट्राइब। तो ये संथाली अपराइजिंग हुआ था, इन्होंने विद्रोह कर दिया था इस ट्राइब्स ने। वो उस टाइम पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। इस अपराइजिंग को हम डिटेल में पढ़ेंगे जब मल्टीपल अपराइजिंग और भी हुई थी इंडिया में ट्राइबल, वो सारी की सारी पढ़ेंगे। अब के लिए आप सिर्फ इतना ही ध्यान रख लो कि संथाली अपराइजिंग किस ईयर में हुई थी और उस टाइम पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे। देन लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे एक और इम्पोर्टेंट इवेंट हुआ, वुड्स डिस्पैच आया। ये वुड डिस्पैच क्या था, पहले तो आप ये ध्यान रखना, ये 1854 में आया था क्या, मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन। इंग्लिश एजुकेशन को इंडिया में किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए उसके लिए मल्टीपल प्रोविजन दिए गए थे इस रिपोर्ट में। और आप ये बोल सकते हो कि एक डिटेल्ड प्रोविजन था कि इंग्लिश सिस्टम को किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए इंडिया में। तो ये वुड डिस्पैच के बारे में 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं। कौन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था जिस टाइम पे ये आई, कौन से ईयर में आई, ठीक है, और इसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन इंग्लिश एजुकेशन बोलते हैं, ये भी ध्यान रखना है। इसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं। उससे पहले एक बार जितने भी एजुकेशनल रिफॉर्म हुए हैं ब्रिटिशर्स के टाइम पे इंडिया में वो एक बार देख लेते हैं। टाइमलाइन उनकी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछा जा सकता है पेपर में, और पूछा गया भी है पहले यूपीएससी में। ये टाइमलाइन पूछी गई है जो अभी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने थे वॉरेन हास्टिंग, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, उन्होंने क्या किया था 1781 में, ईयर भी इंपॉर्टेंट है, और इन्होंने मदरसाज बनाए थे कलकत्ता में काफी सारे। देन 1791
वॉर्न होस्टिंग के ही टाइम पे जोनाथन डेक्कन ने संस्कृत कॉलेज को इस्टेब्लिश किया था बनारस में। तो प्लेस भी इंपॉर्टेंट है, किसने इस्टेब्लिश किया था ये भी इंपॉर्टेंट है, क्या इस्टेब्लिश किया था ये भी इंपॉर्टेंट है, और ईयर भी इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद ब्रिटिशर्स की एक ड्यूअल पॉलिसी थी, जिसके तहत वो जो भी लोकल लैंग्वेज थी, ओरिएंटल लैंग्वेज जो वर्नाकुलर या लोकल लैंग्वेज थी, उसको डिस्करेज करते थे कि उसको कम करो और इंग्लिश को जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा प्रमोट करो। देन हमने पढ़ा था 1853 में जब लॉर्ड विलियम बेंटिंक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे लास्ट और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, तो उन्होंने एक कमेटी बनाई थी लॉर्ड मैकेले की चेयरमैनशिप में, और उन्होंने एक रिपोर्ट दी थी जिसको बोलते हैं मैकेले माइन्यूट। इसमें इन्होंने एक डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी दी थी जिसको हमने डिटेल में पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, ठीक है। तो उन्होंने इंग्लिश एजुकेशन को इंडिया में कैसे लाया जा सकता है उस पर अपने सुझाव रखे थे। तो ये कमेटी आई थी 1835 में। देन उसके बाद हमने आज के ही लेक्चर में पढ़ा था एडम्स रिपोर्ट आई 1835 से 1838 के बीच में 3 एडम्स रिपोर्ट आई थी, वो भी एजुकेशन को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है इंडिया में उसके ऊपर थी सारी की सारी। देन इसके बाद एजुकेशन रिफॉर्म में नेक्स्ट जो आया वो वुड डिस्पैच था, वो आया 1854 में, और ये आया लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे। इसके क्या क्या मेन प्रोविजंस थे, ये यूपीएससी के लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और स्टेट पीसीएस में भी पूछे जा सकते हैं। पहला तो आपको वुड डिस्पैच के बारे में यही चीज ध्यान रखनी है कि इसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन बोलते हैं। दूसरा आपको ध्यान रखना है जो लॉर्ड मैकेले की डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी थी उसका अपोज किया था इन्होंने कि ये थ्योरी गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें क्या करना है, इन्होंने क्या सजेशन दिए कि जो वर्नाकुलर लेवल है उसमें पढ़ाया जाए प्राइमरी लेवल पे, जो प्राइमरी लेवल है 1 to 5th उसमें आप वर्नाकुलर यानी लोकल लैंग्वेज में पढ़ाओ। जो हायर लेवल है उसके बाद यानी 5th to 10th बेसिकली उसमें आप एंग्लो वर्नाकुलर लैंग्वेज में पढ़ाओ, मतलब इंग्लिश में भी पढ़ाओ और वर्नाकुलर लैंग्वेज में भी पढ़ाओ। देन उसके बाद जो हायर लेवल है बेसिकली 11th 12th और ग्रेजुएशन लेवल पे, ठीक है, उसमें आप इंग्लिश लेवल पे पढ़ाओ। तो ये सारे के सारे पूछे जा चुके हैं, ये जो है यूपीएससी में ये क्वेश्चन आ चुका है कि वुड डिस्पैच के कौन से फीचर्स थे, तो वो आपको बताना था। तो ये सारे के सारे फीचर्स उसमें गिवन थे। अच्छा, जो वुड डिस्पैच है इन्होंने सेकुलर एजुकेशन के प्रमोशन की बात की थी कि एजुकेशन रिलीजन से एजुकेशन को मत जोड़ो, एजुकेशन जो है वो सेकुलर होना चाहिए। देन टीचर ट्रेनिंग पे इन्होंने मेन फोकस दिया था। तो ये सारे के सारे वुड डिस्पैच के इंपॉर्टेंट इवेंट हैं, आपको याद रखने हैं, और किसके टाइम पे आई थी ये भी याद रखना है, लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे, और कौन से ईयर में आई थी ये भी ध्यान रखना है। देन इसके बाद एक और कमेटी पढ़ेंगे या एक और कमीशन पढ़ेंगे हम एजुकेशन से रिलेटेड, उसको बोलते हैं हंटर कमीशन। वहां पे हम देखेंगे उन्होंने क्या रिकमेंड किया था एजुकेशन को इम्प्रूवमेंट करने के लिए इंडिया में, ठीक है। तो ये आएगा 1882 में, और उस टाइम पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की जगह एक नई पोस्ट क्रिएट हो चुकी होगी वॉइसरॉय, और वो वॉइसरॉय होंगे लॉर्ड रिपन, जिनके टाइम पे ये आएगा, ठीक है। लॉर्ड रिपन को फादर ऑफ लोकल गवर्नमेंट भी बोला जाता है इंडिया में, फादर ऑफ लोकल गवर्नमेंट जो है वो भी बोला जाता है लॉर्ड रिपन को। ये लॉर्ड रिपन जब हम पढ़ेंगे वहां पे देखेंगे वो वाइसराय ऑफ इंडिया थी। तो उनके टाइम पे हंटर कमीशन आएगा जो एजुकेशन पे होगा 1882 में। तो ये सारे के सारे एजुकेशनल रिफॉर्म आपको इसी सीक्वेंस में याद करने हैं। देन लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे और क्या हुआ था, एनेक्सेशन ऑफ अवध हुआ था मिस गवर्नेंस की वजह से। ये पूछा जाता है, मल्टीपल एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि एनेक्सेशन ऑफ अवध कब हुआ था, तो वो 1856 में हुआ था। किस पर्पज से हुआ था, मिस गवर्नेंस, मतलब ब्रिटिश मानते थे कि जो अवध का किंग है वो अपने लोगों के साथ मिसबिहेव कर रहा है, उनको सही से गवर्न नहीं कर पा रहा है, तो मिस गवर्नेंस के नाम पे इन्होंने एनेक्स कर लिया था अवध को 1856 में, ठीक है। ये जो 3 यूनिवर्सिटीज बनी थी बेसिकली, ये लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे नहीं बनी थी एग्जैक्टली, ये बनी थी लॉर्ड कनिंग के टाइम पे। जो नेक्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पढ़ेंगे, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, उनके टाइम पे बनी थी ये 3 यूनिवर्सिटीज 1857 में, ठीक है। ये बाय मिस्टेकली यहाँ पे लिखा गया, लेकिन मैंने बता दिया ये लॉर्ड कनिंग के टाइम पे बनी थी। देन लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे बोन रेगुलेशन सिस्टम आया था। ये बोन रेगुलेशन सिस्टम क्या था, जो लॉर्ड डलहौजी का जो सिस्टम था कि जितने भी किंगडम्स को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंडर में जो भी किंगडम हमारे अंडर में आ रहा है उसमें उसको कैसे चलाया जाए, उसके लिए एक सेंट्रलाइज कंट्रोल सिस्टम बनाया था इन्होंने। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में जो भी किंगडम एनेक्स किए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, उन किंगडम्स को रन करने के लिए एक सेंट्रलाइज कंट्रोल सिस्टम बनाया गया, उसको बोलते हैं बोन रेगुलेशन सिस्टम। और ये लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे आया था, और ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी लॉर्ड डलहौजी ने ही दिया था। देन इन्होंने और क्या फाउंड किया, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट बनाए इन्होंने अलग अलग जगह पे, और इन पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट ने जो एक इंपॉर्टेंट काम किया उस टाइम पे, वो गंगा कैनाल को बनाया था, कंस्ट्रक्ट किया था,
ठीक है, 1854 में, ये इंपॉर्टेंट है। देन इनके टाइम पे एक और इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ, इन्होंने शिमला को समर कैपिटल बना दिया ब्रिटिश एम्पायर की। वैसे उस टाइम पे ब्रिटिश एम्पायर की कैपिटल होती थी कोलकाता, ठीक है, लेकिन उन्होंने एक समर कैपिटल और बना दी नई, शिमला। तो ये सारे के सारे रिफॉर्म हमने पढ़े, लॉर्ड डलहौजी ने बहुत सारे रिफॉर्म किए, तो इन रिफॉर्म की वजह से इनको फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी बोला जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसके बाद एक और वाइसराय बच गया है हमारा, लॉर्ड कनिंग, जो लास्ट वाइसराय ऑफ, सॉरी, एक गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और बच गया है, जो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था वो थे लॉर्ड कनिंग, और ये पहले वाइसरॉय ऑफ इंडिया भी थे, ठीक है। ये एक बार देख लेते हैं। 1773 में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने, 1833 में बने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और 1858 आएगा उसमें बन जाएंगे वाइसरॉय। तो पहले वाइसरॉय जो बनेंगे वो बनेंगे लॉर्ड कनिंग, तो वो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी होंगे और पहले वाइसरॉय ऑफ इंडिया भी होंगे, ठीक है। तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक आपको अगर वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कर दीजिए, कोई क्वेरी है तो आप लिख के कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि तब 8th लेक्चर आएगा इस सीरीज का आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। थैंक यू।